नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या आप जानते हैं कि वित्त वर्ष 2025 में बैंकों में कितने का फ्रॉड हुआ? 36,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का फ्रॉड हुआ है। आपका पैसा किस तरह से उड़ जा रहा है, इसे रोकने को लेकर इस समय बहस का यह सबसे अर्जेंट टॉपिक होना चाहिए। 2024 में 12,000 करोड़ से अधिक का बैंक फ्रॉड हुआ है। आप घर बैठे हैं, आपके खाते में डकैती पड़ जाती है। अब आपको यह भी जानना चाहिए कि जितने भी फ्रॉड हो रहे हैं उनका संबंध डिजिटल पेमेंट से ही है। करीब 57% बैंक फ्रॉड के मामले का संबंध यूपीआई लेन देन से है। 13,000 करोड़ का फ्रॉड प्राइवेट बैंकों का है। यह सब रिजर्व बैंक की रिपोर्ट से बता रहा हूं। जो पेशेवर होने और दक्ष होने का दावा करते हैं, जिन्हें दिखाकर दिन भर सरकारी बैंकों का मजाक उड़ाया जाता है, उन प्राइवेट बैंकों में हजारों करोड़ रुपए के फ्रॉड कैसे हो जा रहे हैं। जिनके साथ फ्रॉड हुआ है उनके चेहरे अर्थव्यवस्था के विमर्श से गायब हैं। पैसे मिले या ना मिले, उनका चेहरा, उनका हाल कहीं नजर नहीं आता। अखबारों में खबर छप जाती है, उसके बाद लापता हो जाते हैं। बैंक फ्रॉड से 36,000 करोड़ रुपया निकाला गया है। वो किसके हाथ में पहुंचा होगा? किसी के पास कोई जवाब नहीं। 57% फ्रॉड का संबंध प्राइवेट बैंक से है। क्या आपको इसमें कोई लिंक नजर आ रहा है? यूपीआई से आप लेन देन करते हैं। बैंक फ्रॉड में यूपीआई का हिस्सा 57% है। इसमें से भी 60% फ्रॉड प्राइवेट बैंक से संबंधित है। तो किसी जासूस को पता करना चाहिए कि इस लूट में कौन कौन शामिल हो सकता है। जरूरी है कि हम बैंक फ्रॉड के खेल को नए सिरे से समझें। ऐसी खबरों को लेकर देश में बातचीत हो। समझ बने कि डिजिटल करेंसी आगे जाकर आम जनता के जीवन को आजादी देने वाली है या सरकार के कंट्रोल करने का नया रास्ता बनाने वाली है। रातों रात आपके खाते का पैसा किसके इशारे पर उड़ा दिया जाएगा? क्या यह मात्र कल्पना है या पता कीजिए दुनिया में कहीं ऐसा हो तो नहीं रहा। कनाडा में एक बार ऐसा हो चुका है। फरवरी 2022 में फ्रीडम कॉन्वॉय प्रोटेस्ट चल रहा था। वहां के प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रूडो ने ही धमकी दे दी कि बैंक खाते फ्रीज कर दिए जाएंगे। सरकार ने कोर्ट से आदेश भी नहीं लिया और कुछ समय के लिए बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए। कभी आपने सोचा कि प्रदर्शन में जाने पर बैंक खाते फ्रीज किए जा सकते हैं? इसलिए देश और दुनिया से बेखबर मत रहा कीजिए। इससे पहले कि घर घर में हाहाकार मच जाए, समय आ गया है कि हम अर्थव्यवस्था और उसके भीतर अवसरों की सच्चाई का कठोरता से सामना करें और आंकड़े के खेल को समझें। 2024-25 में यूपीआई के जरिए लेन देन की राशि 260 लाख करोड़ तक पहुंच गई है। यह आंकड़ा बहुत बड़ा है, लेकिन यूपीआई से किस स्तर का पेमेंट हो रहा है यह भी जान लीजिए। विवेक कौल ने न्यूज लॉन्ड्री में लिखा है कि 50% पेमेंट 200 रुपए से कम के हैं और 75% पेमेंट 100 रुपए से कम के हैं। यानी जो लोग यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं वो 150 रुपए की लेन देन कर रहे हैं। इनकी आर्थिक क्षमता बहुत ज्यादा नहीं होगी। सवाल है कि निचले तबके के लोगों के 50-100 रुपए के पेमेंट को जोड़कर क्या इसे अर्थव्यवस्था की बड़ी कामयाबी बताई जा सकती है? तकनीक की कामयाबी हो सकती है, लेकिन क्या यह अर्थव्यवस्था की भी सफलता है? एक और बात है, इससे पता चल रहा है कि जिनके हाथ में पैसा नहीं, कम से कम पैसा है, वही यूपीआई का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। वो अगर नहीं भी करते तो भी यह उनकी मेहनत का पैसा था, इतना ही खर्च कर पाते। अब आप दूसरा आंकड़ा देखिए, रिजर्व बैंक का ही है। कैश का चलन भारत में कम नहीं हुआ। नोटबंदी के पहले कैश का चलन जीडीपी का 12% से अधिक था, जो अब 11% से अधिक हो चुका है, यानी करीब करीब बराबर ही। 2016 में कैश इन इकोनॉमी 13 लाख करोड़ था, जो अब बढ़कर 38.41 लाख करोड़ हो गया है। मतलब नोटबंदी का कोई फायदा नहीं हुआ, कैश का चलन घटा नहीं। जब सरकार कैश के बदले यूपीआई को प्रोत्साहित कर रही है तो इस तादाद में कैश का चलन क्यों बढ़ रहा है? कौन खेल खेल रहा है इतने कैश से? क्या गद्दे के नीचे, दरवाजे के पीछे कैश रखने का दौर कभी खत्म ही नहीं हुआ? लोगों को झांसा दिया गया कि भ्रष्टाचार मिटा दिया गया है,
कैश घटा दिया गया है। कैश कैसे बढ़ गया, इस सवाल का जवाब देना चाहिए। कौन लोग हैं जो 50-50 रुपए का पेमेंट यूपीआई से कर रहे हैं और कौन लोग हैं जो लाखों करोड़ रुपए का पेमेंट कैश से कर रहे हैं। यूपीआई के आंकड़े से हमें यह तो पता चलता है कि 260 लाख करोड़ का पेमेंट हुआ है, लेकिन उसका भी यही सच है कि 100-200 रुपए का पेमेंट हो रहा है। लेकिन कैश का सच क्या है? रियल एस्टेट से लेकर किस धंधे में इसकी खपत हो रही है? इसका मतलब है कि आज भी कुछ लोगों के हाथ में बहुत सारा कैश है, उन्हीं के पास बेहिसाब दौलत है और उसका बड़ा हिस्सा काला धन भी हो सकता है। कुछ ही दिन पहले दिल्ली हाईकोर्ट के तत्कालीन जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर कैश में आग लगने की खबर आपने सुनी थी, आई थी। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की कमेटी की रिपोर्ट इस पर आ गई है। कमेटी ने जांच की है। मीडिया में इसे लेकर थोड़े थोड़े समय के बाद खबरें छप रही हैं, कुछ यहां कुछ वहां। अब खबर आई है कैश मिला था, मगर यह खबर नहीं आ रही कितना कैश रहा होगा, इसकी जानकारी नहीं। ओडिशा के एक चीफ इंजीनियर बैकुंठ नाथ सारंगी के घर से 2.5 करोड़ रुपए का कैश बरामद हुआ है। इतना कैश था कि कुछ कैश घर के बाहर भी फेंका गया। ओडिशा में ही ईडी के उपनिदेशक चिंतन रघुवंशी को गिरफ्तार किया गया। इन्होंने छापा मारा एक व्यवसायी के घर और उसी केस में राहत देने के लिए 50 लाख रुपए की रिश्वत भी मांगी। 20 लाख रुपए की पेशगी के समय अरेस्ट हो गए। लेकिन आप या हम नहीं जानते कितने लोग, जिनकी संख्या कुछ हजार में हो सकती है या कुछ लाख में हो सकती है, कैश के ढेर पर बैठे हैं। कैश किसके यहां जमा है, इसे लेकर मासूम बनने की जरूरत नहीं। मोदी सरकार में भ्रष्टाचार बेतहाशा बढ़ा है। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट है कि 500 रुपए के नकली नोट का चलन 37% बढ़ गया, वरना उनके सहयोगी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू प्रधानमंत्री मोदी से यह मांग नहीं करते कि 500 से लेकर 1000-2000 के नोट को पूरी तरह बंद कर दिया जाए, इनकी नोटबंदी की जाए और डिजिटल करेंसी लागू हो। नीति आयोग की बैठक में नायडू ने यह सुझाव दिया कि कैश का चलन बंद होगा तो राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन से भ्रष्टाचार खत्म होगा। नोटबंदी फेल हो गई, फिर भी नोटबंदी की बात हो रही है। भ्रष्टाचार दूर नहीं हो रहा, लेकिन दूर करने का सपना मासूम जनता के बीच बेचा जा रहा है, क्योंकि बिक जाता है। आपको याद होगा, नोटबंदी के बाद काला धन विरोधी दिवस मनाया गया। अब उसका क्या हुआ? क्या भुला दिया गया? कभी आपने पूछा भी है? पूछ लिया कीजिए। डिजिटल करेंसी का एक खतरा आप रोज देख रहे हैं। जरा सी चूक करते हैं, बैंक से पैसा गायब हो जाता है। इसमें दोषी आपको ही बता दिया जाता है, लेकिन यह धंधा कितना बड़ा हो गया है, आपका पैसा सुरक्षित नहीं। 36,000 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड कोई मामूली बात नहीं। प्रधानमंत्री मोदी के समय ही इस तरह का बैंक फ्रॉड बढ़ा और इसे खत्म करने में उनकी सरकार पूरी तरह नाकाम साबित हुई। कोई अभियान नहीं कि इसे जड़ से मिटा दिया जाए। तो आप इसी से जान जाइए कि गरीब आदमी के पास ईमानदार होने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं। इसीलिए वह 100-200 रुपए का पेमेंट यूपीआई से कर रहा है और सत्ता से किसी भी तरह से जुड़े लोगों के पास बेईमान होने के असीमित अवसर हैं। उनकी बेईमानी का ओर छोर पता नहीं चलता। तो यह है भारत की अर्थव्यवस्था की कड़वी सच्चाई। 2 तरह के आंकड़े अखबार में आए हैं। एक आंकड़ा बता रहा है कि जनवरी से मार्च की जीडीपी 7.4% रही है, जिसके कारण इस पूरे वित्त वर्ष की जीडीपी 6.5% हो सकती है। लेकिन 6.5% पिछले 4 साल में सबसे कम बताई जा रही है। कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत का यह बयान सुनिए। वीडियो उन्हीं का बनाया हुआ है। यह भी देखिए कि राजनीति ने कितना बदल दिया। जो काम मीडिया को करना चाहिए, वो काम अब राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता कर रहे हैं, यानी ग्राफिक्स और बुलेट पॉइंट के साथ बयान जारी कर रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत पूर्व में आर्थिक मामलों की पत्रकार भी रही हैं। वित्तीय वर्ष 2025 जो अभी 31 मार्च को एंड हुआ है, 6.5% ग्रोथ रेट हमारी जीडीपी की हुई है, जो कि 4 साल में सबसे निचले स्तर पर है। कोविड के बाद से सबसे निचले स्तर पर यह ग्रोथ रेट आई है। यहां पर यह बताना जरूरी है कि हिंदुस्तान इस टाइम पर 7% ग्रोथ रेट इकोनॉमी भी नहीं है। हमारी ग्रोथ रेट
फिस्कल ईयर 25 में 6.5% आई है, इसके पहले वाले साल में 9.2% थी, फिस्कल ईयर 23 में 7.6% थी, फिस्कल ईयर 22 में 9.7% थी। तो हमारी ग्रोथ रेट 4 साल में सबसे निचले स्तर पर आई है। इसका पूरा प्रभाव निवेश पर, कंजम्पशन पर, जॉब्स पर, इकोनॉमिक एक्टिविटी पर पड़ता है। क्या ग्रो कर रहा है? एग्रीकल्चर हर बार की तरह संजीवनी साबित हुआ। पूरे साल में एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट करीब 4.6% रही, जो पिछले साल उसके मुकाबले 2.7% ही थी। लास्ट तिमाही में एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट 5.4% थी, जो कि पिछले साल के लास्ट क्वार्टर में मात्र 0.9% थी। तो दिक्कत कहां है? दिक्कत है मैन्युफैक्चरिंग में। इतना पीआर स्टंट, इतनी सारी स्कीम, इतने सारे स्लोगन, और उसके बाद भी हमारी फैक्ट्रीज में उत्पादन नहीं हो रहा है। फिस्कल ईयर 25 में मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ गिरकर 4.5% पे आ गई, जो कि उसके पिछले साल के मुकाबले 12.3% थी। लास्ट क्वार्टर में मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ रेट गिरकर 4.8% हो गई, जो कि 24 के लास्ट क्वार्टर में 11.3% थी। लगातार मैन्युफैक्चरिंग गिर रही है, हमारी फैक्ट्रीज में उत्पादन नहीं हो रहा, और इसीलिए इतने सारे लोग बेरोजगार आपको दिखते हैं। आपको एक बात बताई जाएगी कि Q4 में तो हमने क्या स्टनिंग ग्रोथ करी है, 7.4%। इस बात को सुनिएगा और फिर अब आगे की बात समझिएगा। Q4 में 7.4% ग्रोथ रेट थी, Q3 में 6.4 थी, Q2 में 5.4 थी, और Q1 में 6.7 थी। तो फर्स्ट हाफ में एवरेज ग्रोथ रेट 6% थी, सेकेंड हाफ में एवरेज ग्रोथ रेट 6.9% है। पहले यह बात समझ लीजिए। अब आगे की बात करते हैं। Q4 पर क्यों नहीं ढोल बाजे नहीं बजने चाहिए? क्योंकि ये मिसलीडिंग है, और ये मिसलीडिंग इसलिए है क्योंकि अगर आप Q4 का जीडीपी देखिएगा तो 7.4% ग्रोथ रेट है, लेकिन अगर Q4 का जीवीए देखिएगा तो वो 6.8% पर ही ग्रो हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि सब्सिडी फोर्थ क्वार्टर में 45% डाउन है, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग चौगुनी हुई है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुई है, सब्सिडी डाउन हुई है, गवर्नमेंट ग्रोथ चौगुनी हुई है, और इसलिए आपको Q4 का जीडीपी बढ़ा हुआ दिख रहा है। कांग्रेस का कहना है कि वास्तविक वृद्धि हो रही होती तो जमीन पर भी दिखाई देती, जो नहीं दिख रही। इस बीच एक और खबर आई है। 10 साल से यही हो रहा है। जीडीपी के आंकड़ों से उम्मीद पैदा की जाती है, एक तिमाही में जरा सा सुधार दिखता है, हंगामा मचा दिया जाता है। लेकिन सच्चाई यही है कि भारतीयों का जीवन बदल नहीं रहा। अर्थव्यवस्था किसी तरह रेंग कर आगे बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री बिहार गए, 20 साल कम नहीं होता। वहां पर 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। करीब 48% लोग बिहार में 20,000 रुपए से भी कम कमाते हैं। 34.13% यानी 94 लाख परिवार महीने में 6,000 रुपए से भी कम कमाते हैं। 50,000 से अधिक कमाने वाले बिहार में 4% से भी कम हैं। इतना बड़ा राज्य और उसकी आर्थिक हालत की यह तस्वीर। नीतीश कुमार की सरकार ने ही 2023 में जाति गणना कराई थी और उसकी रिपोर्ट पेश की। इस सर्वे में बताया गया है कि 95% से अधिक बिहार के लोगों के पास यातायात का अपना कोई साधन नहीं। बिहार की आबादी 13 करोड़ से कुछ अधिक है और 12.48 करोड़ के पास परिवहन का कोई साधन नहीं। केवल 0.44% के पास ही 4 पहियों वाली गाड़ी है। आर्थिक विकास की बात नहीं होती, इसीलिए 20 साल से विकास के नाम पर केवल सड़क, फ्लाईओवर और स्टेशन की रंगाई पुताई से नेता अपना भाषण पूरा कर ले रहे हैं। बिहटा एयरपोर्ट पर भी 1400 करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है। साथियों, बिहार में आज हर तरफ 4 लेन और 6 लेन सड़कों का जाल बिछ रहा है। पटना से बक्सर, गया जी से डोभी, पटना से बोध गया जी, पटना, आरा, सासाराम, ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, हर तरफ तेजी से काम हो रहा है। गंगा, सोन, गंडक, कोसी समेत सभी प्रमुख नदियों पर नए पुल बनाए जा रहे हैं।
हजारों करोड़ की ऐसी परियोजनाएं बिहार में नए अवसर और संभावनाओं का निर्माण कर रही है। इन प्रोजेक्ट से हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। विकास दिखे इसलिए स्टेशनों की रंगाई पुताई सजावट की जा रही है ताकि लगे कुछ हुआ है। लोगों का जीवन लेकिन कम बदल रहा है। कब तक बिहार सड़क निर्माण के आईने में ही अपना चेहरा देखता रहेगा? कब देखेगा कि उसके कॉलेज कबाड़ में बदल चुके हैं, वहां से केवल पलायन के लिए एक सर्टिफिकेट मिलता है, पढ़ाई खाक हो चुकी है। सोचिए, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का स्वांग कर रहे हैं और बिहार की 13 करोड़ आबादी में से 12 करोड़ लोगों के पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है। यह जाति गणना की रिपोर्ट में यह सब आया है। कब तक हम इस सच्चाई से भागते रहेंगे? कितने साल और धार्मिक मुद्दों पर राजनीति कर लेंगे? कभी ना कभी इन सवालों पर लौट कर आना होगा। जब तक हिंदी प्रदेश के एक जागरूक प्रदेश का यह हाल रहेगा, बाकी राज्यों का क्या हाल होगा आप कल्पना कर सकते हैं। नेशनल स्टैटिस्टिक्स सर्वे एनएसओ की एक रिपोर्ट आई है। इसके अनुसार भारत के ग्रामीण इलाकों में आधी महिलाओं के पास अपना फोन नहीं है। 15 साल से ऊपर की 51.6 महिलाओं के पास मोबाइल फोन नहीं है, जबकि 80% मर्दों के पास फोन है। इसका एक मतलब यह भी हुआ कि महिलाओं के पास सूचना और मनोरंजन दोनों के साधन नहीं है, स्वतंत्र रूप से संपर्क के भी साधन नहीं है। उन्हें पता ही नहीं कि देश में, दुनिया में क्या हो रहा है। भारत सरकार ने 2024-25 के लिए कर संग्रह का लक्ष्य रखा था, उससे 58,000 करोड़ कम टैक्स मिला है। इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर दोनों शामिल हैं। कर संग्रह का टारगेट पूरा नहीं हुआ। फैक्ट्री का उत्पादन कब बढ़ेगा? क्यों नहीं बढ़ रहा? जब फैक्ट्री में उत्पादन नहीं हो रहा तो रोजगार किसे मिल रहा है? अप्रैल 2025 में इंडस्ट्रियल आउटपुट 2.7% रहा, 8 महीने में सबसे कम। विदेशी निवेश के आने को लेकर भी बहस छिड़ी है कि विदेशी निवेश का भारत में आना काफी घट गया है। पिछले साल के मुकाबले 96% कम हो गया है। बाजार का हाल भी बुरा है, लेकिन सरकार का दावा चकाचक, सब चंगा है, लेकिन नहीं। भारत की गरीबी को आप जिस भी तरह से छिपाइए दिख जाती है। अभी अभी खबर आई थी कि भारत जापान से आगे निकल गया है। इसकी औपचारिक घोषणा नहीं हुई, निकला भी नहीं, लेकिन खबर फैला दी गई। फिर खबर आई कि नहीं, यह बात अभी जल्दी में कह दी गई है। जब अर्थव्यवस्था के जानकार लोगों ने समझाया कि इस समय भारत की महंगाई प्रचंड रूप से तेज है, तब लोगों को समझ में आया कि जापान से निकलने की बात में वैसा दम नहीं। अनिंद्य चक्रवर्ती ने लिखा है कि पिछले 10 साल में भारत में कीमतें 62% तक बढ़ी हैं, जापान में 10 साल में मात्र 8%। इतनी महंगाई में सोचिए आपकी कमाई कहां उड़ गई होगी, पता भी नहीं। चीजों के दाम बढ़ने के कारण अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ा है। अनिंद्य ये बताना चाहते हैं, आप महंगी चीजें खरीदने के लिए मजबूर किए जा रहे हैं। पेट्रोल के रेट तो आप भूल ही चुके हैं। आईएमएफ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, मौजूदा दरों पर जीडीपी का आकलन करता है, तो जिसके यहां महंगाई ज्यादा होगी उसकी जीडीपी का आकार थोड़ा बड़ा दिखाई देगा। तो इतना कौन समझता है? आम लोग तो नहीं समझते। और किसके पास समय है यह सब समझने के लिए? लोगों ने यह भी दिखा दिया कि 2014 से जापान की प्रति व्यक्ति आय गिरती जा रही है तेजी से, लेकिन गिरने के बाद भी भारत के प्रति व्यक्ति आय से 13 गुना अधिक है, कहीं कहीं पर 11 गुना अधिक भी बताया गया है। इसलिए भारत की तुलना जापान से नहीं होनी चाहिए। कब तक हम गुगली फेंककर झांसा देते रहेंगे कि भारत की जीडीपी बढ़ती जा रही है? कब हम अपनी आर्थिक हालत की तरफ देखेंगे? क्या आपका जीवन बदल रहा है? आपके साथ क्या हो रहा है? आपके बच्चों के साथ क्या हो रहा है? भारत में कुल 3 लाख लोग हैं जिनकी आमदनी 1 करोड़ सालाना से अधिक है। 140 करोड़ की आबादी में मात्र 3 लाख लोग। हिसाब निकाल लीजिए तो पता चलेगा कि इस 1% की वजह से जीडीपी का समंदर विशाल दिखाई दे रहा है। लेकिन इसकी गहराई में वैसे ही लोग हैं जो खुद से अनाज नहीं खरीद सकते, मुफ्त अनाज योजना पर निर्भर हैं। इसलिए जब जीडीपी के आंकड़े आए कि इतना हो गया, उतना हो गया और उतना हो जाएगा, तो अपनी हालत का हिसाब कर लीजिए कि आपका कुछ बदला है या बदलने वाला है भी नहीं। क्या आप जानते हैं कि भारत में 14 लाख छात्र केवल आईआईटी की प्रवेश परीक्षा में शामिल होते हैं? इतनी ही संख्या में लगभग भारत में इंजीनियरिंग की सीटें हैं। कम से कम 8 से 10 लाख छात्र इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर पास होते हैं। क्या इन्हें नौकरी मिल रही है? नौकरी मिल रही है तो क्या इन्हें अच्छी सैलरी मिल रही है?
AICTE के आंकड़े के अनुसार 2015-16 से लेकर 2020-21 तक 400 इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो गए, यानी हर साल 50 कॉलेज बंद हुए हैं। जो चल रहे हैं उनमें भी ज्यादातर कॉलेज घटिया या खराब स्तर के हैं, लेकिन माता पिता को लगता है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा, फिर लोन लेते हैं, फीस देते हैं। कहीं कोई क्वालिटी का बोध नहीं। अगर क्वालिटी का बोध होता तो यह बात 20 साल से नहीं कही जाती कि हमारे इंजीनियर की क्वालिटी ठीक नहीं। आप भारत के किसी भी शहर से गुजर जाइए, इंजीनियर बनाने का सपना दिखाने वाला बोर्ड मिल जाएगा। इंजीनियर बनने के लिए लोग कोचिंग में लाखों रुपए फूंक रहे हैं। इंजीनियर बनने के बाद फीस के नाम पर, एडमिशन के बाद फीस के नाम पर लाखों रुपए दे रहे हैं। इन्हें फूंकना ही कहा जाएगा कि एक तो ज्यादातर कॉलेजों की पढ़ाई का स्तर अच्छा नहीं, दूसरा जो पढ़कर निकल रहा है उसे नौकरी नहीं मिल रही है। उमा कानन की यह रिपोर्ट इसी साल अप्रैल महीने की है, न्यू इंडियन एक्सप्रेस की। 10 साल से इंजीनियरिंग ग्रेजुएट की शुरुआती सैलरी नहीं बढ़ी। इसका मतलब यह हुआ कि आईटी इंडस्ट्री में किसी को 2014 में शुरुआती सैलरी मिली थी, वही सैलरी 2024 और 25 में भी मिल रही है। इस दौरान आप यह भी जोड़ें कि फीस कितनी बढ़ गई, महंगाई कितनी बढ़ गई, लेकिन सैलरी नहीं बढ़ी। क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि इंजीनियर भारत में बहुत ज्यादा बन रहे हैं। जितनी जरूरत नहीं उससे कहीं ज्यादा इंजीनियर बन रहे हैं। ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन के आंकड़े बताते हैं कि 2021-22 में 8.5 लाख इंजीनियर निकले। इस एक पेशे का उदाहरण लेकर सर्वे कीजिए, इसकी असली हालत पर रिपोर्ट तैयार हो तो भारत की अर्थव्यवस्था की हालत दिख जाएगी। जिस पेशे के लिए एक छात्र 6 से 7 साल कठोर परिश्रम करता है, गणित से लेकर अपने विषय में महारत हासिल करता है, उसे आज के भारत में ढंग की नौकरी नहीं मिल रही। 2020-21 में 2 साल के लिए नए इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की अनुमति पर रोक लगा दी गई थी। 2023 से यह रोक हटा दी गई। कई रिपोर्ट है कि इंजीनियरिंग कॉलेज के 30% सीटें खाली रह जाती हैं, लेकिन कहीं ठीक से बहस नहीं हो रही। कमेटियां बनी हैं, रिपोर्ट आई है, मगर सार्वजनिक जीवन में चर्चा नहीं कि एआई के दौर में लाखों रुपए देकर छात्र कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक पढ़ रहे हैं तो उनका क्या भविष्य है। 2023 की यह खबर देखिए, केरला में चपरासी की वैकेंसी निकली। 7वीं पास योग्यता की जरूरत थी, लेकिन बड़ी संख्या में इंजीनियर चले आए साइकिल टेस्ट देने। ऐसी खबरें अब आम हो चुकी हैं। जहां भी चपरासी की बहाली निकलती है, इंजीनियर की बात होने लग जाती है। इंजीनियरिंग से निकले छात्र ऑनलाइन फ्रॉड का रास्ता भी पकड़ रहे हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कहां जाएं, तो फ्रॉड के धंधे में लग जा रहे हैं। आप खबरों को सर्च कीजिए, कई सारी ऐसी खबरें मिल जाएंगी। इसलिए कह रहा हूं कि जब आप अपने जीवन के आंकड़ों से देश की जीडीपी के आंकड़ों में मिलान करेंगे तो उतनी दूरी नजर आएगी जितनी धरती और चांद के बीच होती है। क्या किसी भी नेता ने, सत्ता पक्ष या विपक्ष के नेता ने, इंजीनियरिंग पढ़ने वाले छात्रों से बात की है, उनका हाल जाना है? 4 साल की पढ़ाई, लाखों रुपए की फीस देने के बाद जब वे नौकरी के लिए जाते हैं तो कितनी सैलरी की नौकरी मिल रही है? हमारे पास इसका आंकड़ा क्यों नहीं है? क्या यह आंकड़ा भी जमा करना मुश्किल काम है? सबको पता है कि गिग वर्कर में इंजीनियरिंग की अच्छी खासी डिग्री वाले लोग ज्यादा हैं, लेकिन कोई बड़ा सर्वे नहीं, आधिकारिक सर्वे नहीं। इससे पता चल जाएगा कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई आपको कहां लेकर जा रही है। इंजीनियर बनने के बाद कितने लोगों को इंजीनियरिंग की नौकरी नहीं मिल रही है, इसका भी सर्वे होना चाहिए। और क्यों नहीं मिल रही है? कितने लोग गिग वर्कर के रूप में काम कर रहे हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है? किसी भी ठोस मुद्दे पर कहीं बहस नहीं, फालतू के टॉपिक पैदा किए जा रहे हैं, दिन रात उसी पर चर्चा होती है। बहुत जरूरी है कि हम इंजीनियरिंग की पढ़ाई और उसके भविष्य पर बात करें। अपने युवाओं को हम अंधेरे में नहीं रख सकते, ना उनसे धोखा कर सकते हैं। 11 साल बीत गए, कब तक थीम एंड थ्योरी की सरकार चलती रहेगी? जब तब कभी पटेल को लेकर बहस छिड़ जाती है, कभी नेहरू को लेकर रिसर्च पेपर निकाले जाने लगते हैं। यह सब काम आप क्लासरूम में कीजिए, ड्राइंग रूम में कीजिए। पॉलिटिक्स में बताइए कि देश इस रास्ते पर क्यों है जिसकी कोई मंजिल नजर नहीं आती। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।